गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं आज आपको प्लस टू क्लास का पॉलिटिकल साइंस 7th लेसन कराने जा रहा हूँ। इस लेसन का नाम जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलनों का उदय का नाम से ही कुछ आपको परिचित हो रहा होगा कि जन आंदोलन मतलब कि जनता का आंदोलन, और उनका उदय होता है कि प्रारंभ, कि जनता के आंदोलनों का प्रारंभ कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से आंदोलन शामिल हैं, इस तरीके से। तो चलो हम आगे पहला पॉइंट ही आपको उठाते हैं कि जन आंदोलन का अर्थ। जन आंदोलन का अर्थ प्राय ऐसी गतिविधि या इस तरीके की समाधान से लिया जाता है या उन लोगों के कार्य करने से लिया जाता है जो आम लोगों की समस्या होती है या तथा जनहित की लेकर जो चलाया जाता है, आम जनता के लिए जो चलाया जाता है, इस तरीके के आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन 1970 के दशक में चलाए गए थे, जिसमें एक नहीं अनेक आंदोलन शामिल थे। जैसे आप ले लीजिए तो भक्ति भागा आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, इस तरीके से अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे। तो जन आंदोलन का अर्थ होता है कि आम जनता के लिए चलाए गए आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है तथा जनता के हित के लिए चलाए गए आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको समझ रहे हो कि भाई किससे रिलेटेड है। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण में हुआ क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि घटना भारत में पर्यावरण से संबंधित प्रथम आंदोलन चला था चिपको आंदोलन का, और ये चला था 1972 से 73 में। वर्तमान उत्तराखंड, पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश बोला जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जहाँ चिपको आंदोलन चलाया गया था वहाँ उत्तराखंड में है वह जगह, रेणी नामक गांव से हुआ था। उसमें क्या था कि चिपको का अर्थ था कि चिपकाना या आलंगी के बंद कर देना, इस प्रकार से। वहाँ रेणी गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में काफ़ी सारे पेड़ थे, लेकिन वहाँ एक ठेकेदार ने उन पेड़ों को काटने का कार्य शुरू किया जिससे गांव के लोगों ने वहाँ विरोध करना शुरू किया। तो उस समय तो ठेकेदारों ने, जो कर्मचारी थे वो वापस चले गए, लेकिन एक दिन जब सभी गांव वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे, घर पे नहीं थे, अपने गांव में नहीं थे, उस समय उसने कर्मचारियों को भेजकर वो पेड़ कटवाने का कार्य शुरू करने के लिए कहा। वो पेड़ काट रहे थे, ये खबर गांव में महिलाओं को पता चली, तो सारे गांव की महिलाएं एकत्रित होकर और वहां उन जाकर जंगल में पेड़ों से चिपक गई और उन कर्मचारियों से कहा कि यदि आपको पेड़ काटने हैं तो पहले हमें काटना होगा। इस तरीके से व्यवहार होने के कारण वो कर्मचारी वापस चले गए। धीरे धीरे ये खबर, पूरे कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश उस समय का था, उत्तर प्रदेश में देश के बाकी क्षेत्रों में भी फैल गई खबर, और उसमें सभी लोग कह सकते हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए एकत्रित हुए और ये आंदोलन चलाया गया, पेड़ काटने से रोके गए। उसके बाद जो आगे आता है कि भाई इसके क्या प्रभाव क्या पड़े, तो पर्यावरण समझ में आ गया कि भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, पर्यावरण से था, पेड़ काटने से संबंधित था। अब इसके क्या प्रभाव पड़े, काटना क्या हुआ। चिपको आंदोलन का जो प्रभाव था वो इस आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई अधिनियम वगैरह बनाए, जिसमें क्या कुछ डिसीजन लिए गए कि भाई समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक वाले पेड़ नहीं काटे जाएंगे आगामी कुछ वर्षों में, 15 वर्ष 20 वर्षों के लिए। इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर देश के दूसरे भागों में भी कई दूसरे स्टेट जो आंदोलन चलाए गए, और यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। आगे भी इसने कई काम किए। कहने का मतलब कि इस तरीके से लोगों के दिमाग में या पर्यावरण बचाने की एक पहल हुई और लोग इसके साथ में समर्थन किया। तो इसे कहा जाता है चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ों के काटने से संबंधित है। हुआ कहाँ था, प्रेजेंट टाइम के वर्तमान समय के उत्तराखंड स्टेट में रेणी नामक गांव से हुआ था।
और उस समय की बात आए 1972-73 की, तो ये उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि दलित पैंथर। दलित पैंथर में कहा जाता है कि दलित एक कह सकते हो कि दलित लोगों के हित के लिए जो काम करते थे उनको दलित पैंथर कहा जाता है। इसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई थी, जहां ब्लैक लोग होते थे, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन लेकर वहाँ पर बनाई गई थी दलित ब्लैक पैंथर पार्टी बनाई गई थी। और उसके बाद वहाँ के 1966 में कैलिफोर्निया में हुआ था ये घटना। और उसके बाद फिर वहीं लोगों से प्रेरणा लेते हुए भारत में महाराष्ट्र के कुछ शिक्षित लोगों ने, जब उनका शोषण वगैरह किया जा रहा था, तो महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने 1972 में इसे एक संगठन बनाया, जिसको अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका में इसको ब्लैक पैंथर कहा गया था, यहाँ इसको दलित पैंथर नाम से संगठन बनाया गया। इनके कार्य क्या हैं? कार्य जो दलित समाज के, आज भी हमारे देश में काफ़ी जातियों को निम्न जाति के रूप में जाना जाता है, जिनको अछूत या अस्पृश्यता के दृष्टि से देखा जाता है। इस तरीके से उनको दलित माना जाता था और उनसे जो भेदभाव किया जाता था उस तरीके को ख़त्म करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए ये संगठन की स्थापना की गई थी 1972 में भारत में। जबकि ये 1966 में अमेरिका में सबसे पहले कैलिफोर्निया नामक राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अब आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान आंदोलन। कहने का मतलब कि 1947 के बाद जो आंदोलन किए गए उनमें कौन कौन से क्या हैं? तिभागा आंदोलन है। तिभागा आंदोलन भी किसानों से संबंधित था, तेलंगाना भी किसानों से संबंधित था। इनके बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ भाई तिभागा आंदोलन क्या था। तिभागा आंदोलन भी कह सकते हो कि किसानों का, और ये आंदोलन लगभग 1946-47 में चलाया गया था। ये आंदोलन चला किस राज्य में था? ये पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। हुआ क्या था, यहाँ कुछ जोतदार और बटाईदार, जो जमींदार लोगों की, या फिर कह सकते हो कि भूस्वामी लोगों की ज़मीन को बाटे पे या जिन्स जो बोल देते हो, उस तरीके की जिन्स पे किराए पे लेकर बोते थे। और उस समय की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अकाल पड़ा था पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो आम जो सामान्य ज़िंदगी पहले चल रही थी, अच्छी पैदावार हो रही थी, उसी के तर्ज पर लोगों से लगान लेने की, या कह सकते हो कि कर लेने की प्रयास कर रहे थे। इसलिए लोग जो जोतदार थे, बटाईदार थे, वो एकजुट होकर उन जमींदार या बड़े भूभाग के स्वामी लोगों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि हम उतना कर नहीं देंगे या उतना लगान नहीं देंगे। इस आंदोलन को ही तिभागा आंदोलन कहा जाता है। दूसरा आपका आता है कि तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो वर्तमान समय में तेलंगाना आपका राज्य बना था नया 2014 में, उससे संबंधित है। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ भी कह सकते हो कि ये जमींदारों के, क्योंकि जन आंदोलन लेसन का नाम दिया गया है, तो इसमें जो आम लोग थे उनके हित के लिए ही आंदोलन किए गए हैं। तो तेलंगाना आंदोलन आता है। यह आंदोलन भी तेलंगाना में चलाया गया, जमींदारों से संबंधित ही था, किसानों से संबंधित था। यह भी किसानों से अत्यधिक लगान लेने के लिए था कि भई अधिक के लगान ली जा रही थी, जिस किसानों ने इसे लगभग 500 इस सिचुएशन से गुजरने के लिए, कह सकते हो कि इस समस्या का समाधान पाने के लिए जो जमींदार लोग थे उनके खिलाफ करीब 5000 लोगों की गुरिल्ला सैनिक पद्धति, सैनिक संगठन तैयार किया गया। अब गुरिल्ला क्या होता है कि गुरिल्ला एक कह सकते हो कि चोरी छुपे वाला, गुरिल्ला सैनिक संगठन, सैनिक संगठन ये था कि इसमें सीधे कह सकते हो कि फेस टू फेस वार नहीं किया जाता था, लड़ाई नहीं होती थी। उसमें चोरी छिपे जमींदार लोगों से बदला लिया जाता था, उनके कुछ सामान को नुकसान पहुंचाकर, या कह सकते हो कि उनको फसल को नुकसान पहुंचाकर, किसी भी तरीके से उनको हानि पहुंचाई जाती थी और उनके साथ एक प्रकार से ये संघर्ष किया जाता था। और अंत में जब उनके काफ़ी समस्याएं उनकी होने लगी, उसके बाद इस आंदोलन का
जो थी उसको बंद भी किया गया। यहाँ तक कि इसमें ज़्यादा अधिक दोनों पक्षों में मतभेद देखकर, संघर्ष देखकर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इस सरकार ने इसको बाद में दबा दिया। तीसरा आता है कि नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन से आप समझ रहे हो कि भाई जो नक्सलवाद ज़्यादातर फैल रहा है उस तरीके से होगा, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है। ये भी जमींदारों से संबंधित था। ये आंदोलन लगभग 1960 के दशक में हुआ था और इसमें हुआ क्या था कि ये भी जो भूमिहीन किसान थे और भूमि के बड़े मालिक जो स्वामी होते हैं उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में ही चलाया गया था। तेभागा आंदोलन भी पश्चिम बंगाल में चलाया गया था, नक्सलवादी भी ये मालिकों के खिलाफ चलाया गया। बंगाल में एक नक्सलवाड़ी नामक गांव था, नक्सलवाड़ी नामक गांव था, उससे ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके कारण इसका नाम नक्सलवाड़ी की जगह नक्सलवादी पड़ गया। और धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के अन्य भागों में जो दूसरे स्टेट है फैल गया। इससे हिंसा रूप धारण कर लिया, मतलब मारपीट हो गया, भाई खून खराबा होने लग गई लोगों के बीच में। वर्तमान समय में आंदोलन पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे जैसे और भी लगते हुए स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश जैसे, उनमें गंभीर समस्या बनी हुई है इनके खिलाफ। अब भी वहाँ पर मध्य प्रदेश जैसे में पिछले कुछ समय भी घटना आ रही थी कि जो भूस्वामी लोग थे उनमें और जो गरीब लोग किसान थे उनमें करीब 40-50 लोगों में क्या गांव के लोगों में मुठभेड़ हुई थी और वहाँ जो मालिक लोग थे, जमींदार थे बड़े, उनके द्वारा उनके गोलियां वगैरह भी चलाई गई थी। तो इस तरह की घटना अब भी वहाँ पर होती रहती है। ये था आपका नक्सलवादी आंदोलन, जो कि नक्सलवाड़ी गांव से शुरुआत हुआ था। अब ये ताड़ी विरोध नेक्स्ट आपका लेते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन। पहले तो ताड़ी का मीनिंग पूछते हैं कि भाई ताड़ी का क्या मीनिंग होता है। ताड़ी का मीनिंग होता है कि शराब से, जो देसी शराब है लोग अपने घरों में बनाते हैं उसको ताड़ी बोलते हैं। और ताड़ी विरोधी आंदोलन मतलब शराब का विरोध हुआ कब था कि 1990 के दशक में 1990 के दशक में ये घटना हुई। यहाँ लोग उस समय जो प्रौढ़ शिक्षा कह सकते हो कि बूढ़े लोगों के या महिलाओं की उनकी शिक्षा के लिए अभियान चला हुआ था। और उस समय जब महिलाएं अपने घर की आपस में बातें करती थी तो उनके सामने एक समस्या सामने आई कि भाई जो शराब का सब लोग अधिक सेवन करने लग गए हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए या इसका कैसे उपाय कह सकते हो कि किया जाए। तो उससे लोगों का विरोध, क्या समस्या क्या आई कि लोग शराब के नशे में इतना चूर रहने लग गए कि उन्होंने अपना कह सकते हो कि कमाने खाने की कोई चिंता नहीं रही, आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, जिसके कारण महिलाओं ने मजबूरन इस आंदोलन का रूप दिया। शुरुआत हुई थी शराब की विरोधी के कारण ही, बाद में इसमें कह सकते हो कि दहेज प्रथा हुआ या महिला के प्रति हिंसावादक घटनाएं हुई, जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली समस्याएं थीं वो भी शामिल कर दी गई। और इसका कह सकते हो कि ताड़ी विरोधी, इसके प्रभाव क्या पड़े भाई, इसके प्रभाव ये हुए कि लोगों जैसे शराब की दुकानें थी वो बंद कर दी गई, कहीं तो बिल्कुल बंद कर दी गई, कहीं महिलाओं ने जैसे उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया तो वहाँ कुछ कमी महसूस होने लगी कि भाई कम लोग जाने लग गए। धीरे धीरे लोगों में कह सकते हो कि इस तरीके से ये इसमें रुकावट आई और इस तरीके की समस्या, गंभीर समस्या से निजात मिल सका। ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब ताड़ी विरोधी आंदोलन के बाद आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रचना। राष्ट्रीय महिला आयोग की रचना में आपका लिया जाएगा कि भाई किस तरीके से, क्या महिलाओं की स्थिति के लिए क्या था, उसमें क्या किया गया, महिलाएं का शोषण होता था, उससे संबंधित एक संगठन बनाया गया, जिसके आधार पर ये संगठन कब बनाया गया 1992 में। इसमें क्या था कि भारत सरकार का कुछ, सरकार द्वारा ये आयोग वगैरह बनाए जाते हैं ज़्यादातर, तो इसमें कुछ लगभग 5 सदस्य की टीम संगठित की गई और जो इस तरीके की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे या उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उससे निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए इस संगठन, इस आयोग की रचना की गई। इसमें जो आज वर्तमान समय में महिला आयोग की कह सकते हो कि अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं और इनके जो कार्य थे भाई, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग देश के आधार पर,
देश के स्थान लेवल पर जो कार्य करती है उसको कहा जाता है। महिलाओं के लिए भाई संविधान तथा दूसरे कानूनों में एक कह सकते हो कि उचित आरक्षण संरक्षण करना, उनको विशेष अधिकार दिलाना, या महिलाओं को सामाजिक आर्थिक इस तरीके की शैक्षणिक सुधार भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना, और महिलाओं को जो अत्याचार हो रहे थे या भेदभाव हो रहा था उनका अध्ययन करके उनका विरोध करना तथा उन्हें दूर करने के, कि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो, तो उस तरीके से इनके ऊपर कार्य किया जा रहा था। महिलाओं की जो सभी क्षेत्रों में भागीदारी को सुनिश्चित, सभी क्षेत्रों में मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब की कह सकते हो कि जो कोई भी साइड है आपका, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, उस तरीके से, या फिर जो कह सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर हुआ, पुलिस का हुआ, इनमें सभी की उनकी भागीदारी निश्चित की गई। तो ये कार्य इसके थे। रचना इसकी 1992 में की गई थी। इसमें 5 सदस्यों की जो कह सकते हो कि कमेटी होती है वो कार्य करती है। वर्तमान समय में रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका लेते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधान, कि भाई सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया। ये एक आयोग बना दिया, लेकिन पूरे देश में कह सकते हो कि आयोग एक तरीके से नहीं कर सकता था सारा काम। उसके द्वारा एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब जो होता है कि जिसका संविधान में जिक्र किया जाता है, तो उसमें संवैधानिक व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों को सभी क्षेत्रों में एक समान माना गया है। जो समानता का अधिकार वगैरह आपको पढ़ाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता था, इसमें विशेष बल दिया गया और ये घोषित किया गया कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और गैर कानूनी घोषित किया जाएगा अगर भेदभाव किया जाएगा तो। इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष हो उनको समान वेतन भी, जो पैसे हैं, तनख्वाह है, वो भी समान दी जाएगी। एक दूसरे के विभिन्न कानून जैसे महिलाओं के संबंधित है स्वतंत्रता के लिए, या अनेक कोई भी, जैसे हिंदू विवाह हुआ, दहेज प्रथा का प्रताड़ित है, बाल विवाह जैसे, इनका विरोध में कानून बनाया गया। जो हिंदू विवाह था 1955 में बनाया गया था। दहेज प्रथा विरोधी जो 1961, बाल विवाह निषेध जो कानून है वो 1978, तथा महिलाओं की जो घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधित जो घरेलू हिंसाएं आने लगी थी छोटे लेवल पर, उनसे संबंधित 2005 में कानून बनाया गया था। इस तरीके से भाई महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है या महिलाएं का भी समाज में स्थान ऊंचा किया जा सके, उस प्रकार से इन कानूनों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका है कि महिला प्रकोष्ठ, कह सकते हो कि महिला अपराध प्रकोष्ठ या परिवार न्यायालय स्थापित करना, ऐसे कोर्टों की स्थापना करना जिसमें स्पेशल महिलाओं के केस शामिल हों और जो महिलाओं के परिवार से संबंधित, या कह सकते हो कि इस तरीके से जो छोटे बच्चों के उनके संबंधित हैं, उनके इसको जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए ताकि महिलाओं का अधिक शोषण ना हो सके। और ये नहीं भाई एक बार केस कर दिया और 15 साल कोर्ट के चक्कर काटे जाओ, ज़िंदगी वैसे ही निकल जाएगी, शोषण उसका होता रहेगा। बाकी वो जैसे कोर्ट में आते जाते परेशान और हो लेगी उसके बाद ये चीज़ें। तो इसमें एक लिमिट समय कह सकते हो कि जल्दी से जल्दी करने का निर्णय किया गया कि भाई जो महिलाओं से संबंधित या जो परिवार के जो हैं न्याय मामले, उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर फैसला लिया जाए। तो इस तरीके के न्यायालयों का निर्माण किया गया। दूसरा है कि सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की जैसे भर्ती वगैरह, वो मैंने आपको ऊपर भी जिक्र किया था, सरकारी नौकरी वगैरह की भर्ती, तो हर सेक्टर में, चाहे बैंक का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे उसमें वो एक निश्चित कर दी गई। जैसे अभी रिजर्व स्थान आते हैं भाई, मान लीजिए 1000 वैकेंसी आती है तो उसमें आ जाते हैं भाई 300 पद पर केवल फीमेल ही, कह सकते हो कि फीमेल ही जॉब करेगी, वो उनके लिए आरक्षित कर दी जाते हैं भाई इन 300 पद पर तो केवल फीमेल ही भर्ती होगी, महिलाएं हो, लड़की हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, ये चीज़ें ही भर्ती होंगी, ये जॉब इनके लिए रिजर्व है। इस तरीके से ये सरकार द्वारा कदम। एक स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया कि भाई जब महिलाओं को अधिक, बच्चियों को अधिक शिक्षित किया जाएगा तभी तो वो हर जगह अपने अधिकारों की आवाज़ उठा सकती है तथा अपना शोषण होने से रोक सकती है। तो इस तरीके से महिलाओं शिक्षा पर भी बल दिया गया।
सरकार ने भी जो अब वर्तमान समय भी लड़कियों के लिए काफ़ी शिक्षा में छूट दी गई है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा उनको कुछ जो कह सकते हो कि राशि भी दी जाती है, प्रोत्साहित राशि जो होती है। और उसके साथ साथ में यहाँ तक कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने तो ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मुफ्त कर रखी है। अब आता है कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन नेक्स्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र और कह सकते हो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 स्टेटों का लगता हुआ क्षेत्र है। इसमें क्या कहा गया था कि भाई इसमें नर्मदा परियोजना घोषित की गई थी। इसमें 30 करीब बड़े बांध, 30 बड़े, 130 माध्यम कह सकते हो कि या माध्यमिक, मध्यम वर्ग के, और लगभग इसमें कह सकते हो कि 300 छोटे बांधों का निश्चित किया गया था। और ये करीब करीब कह सकते हो कि लगभग दोनों तीनों स्टेटों के 2 से 2.5 लाख लोगों को प्रभावित कर रहे थे। इसमें करीब हम कह सकते हो कि 245 या 250 गाँव के आसपास उनका प्रभाव होना था। वहाँ कुछ दोनों तरीके से इनका विरोध किया गया। इसमें कुछ जो कह सकते हो कि पेड़ों की कटाई भी होनी थी, या फिर जो अगर बांध परियोजना बनाई जा रही थी तो उसके जो आगे गांव थे उनके ऊपर कह सकते हो कि बांध किसी सिचुएशन में टूटने के कारण उनके ऊपर उनकी गांव की तबाही कह सकते हो या बर्बादी होने के कगार पर दृष्टि से देखा जा रहा था। तो इस तरीके से ये आंदोलन था उनके संरक्षण के लिए। और इन संरक्षण में किस किस ने भाग लिया प्रभाविक रूप से? ये मेघा पाटेकर थे, बाबा आमटे थे, सुंदरलाल बहुगुणा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और समस्या क्या थी कि इसमें लोगों के विस्थापित जगह की थी, कि जो लोग इसके चपेट में कह सकते हो कि बांधों की चपेट में आ रहे थे, ये लोग आवाज़ उठा रहे थे कि पहले जो ये लोग गांव हैं इनकी चपेट में, इनको दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए तथा इनके रोजगार का प्रबंध किया जाए, उसके बाद ये बांध वगैरह बनाए जाएं। जबकि जो कह सकते हो कि सरकार वगैरह जो बांध बना रही थी वो केवल अपने प्रोजेक्ट की परियोजना की तरफ ध्यान दे रही थी, जो वहाँ गांव वगैरह जो बसे हुए थे उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इसलिए इनका नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया, नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था इसलिए। और ये विस्थापितों की समस्या के लिए था कि भाई इनके सामने भुखमरी की समस्या ना आए या इस तरह की समस्या ना आए। तो ये लगभग जन आंदोलन इसमें किसानों से संबंधित या आम जनता के जो आंदोलन हुए किस किस में, जैसे महिलाओं से संबंधित था या किसानों से संबंधित था, दलितों से संबंधित था, पर्यावरण से संबंधित था, इस तरीके के ये आंदोलन इसमें शामिल हैं। और इस वीडियो में कुछ अगर जैसे जो इम्प्रूवमेंट करना है वो मेरे को सजेशन दें। हाँ, लगभग थोड़ी क्वालिटी में प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है, लेकिन अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो उसके माध्यम से भी लेसन को समझने की कोशिश करें। तथा जो मैंने बुक भेज रखी हैं उनकी एक बार लेसन की रीडिंग अवश्य कर लें। और जो नोट्स भेजे जाते हैं वो दोनों हो गए, आपको रिटर्न वर्क भी करना है और लर्निंग वर्क भी करना है, क्योंकि आगे टाइम आपको कम मिलेगा, बोर्ड की क्लास है, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद।